दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, भारत में जो कारोबारी ईज़ है, यानी कि बिजनेस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, वो क्या वास्तव में वैसा है जैसा लगता है? कहने को 2014 में मोदी सरकार के बाद इंडिया ने 79 प्लेसेस में सुधार किया और 142nd प्लेस से 63 पे आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये सुधार के बावजूद भी अपनी जीडीपी जो थी 2016 और 2019 इसके दौरान में इंडिया की रैंकिंग 79 प्लेसेस अप हुई और इसी के दौरान में इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ थी 4% डाउन हुई। अब आप सोचेंगे कि ये अजीब कहानी कैसे? एक तरफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है जहाँ पर आप वर्ल्ड में ऊंची रैंकिंग पे आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी जीडीपी ग्रोथ डाउन होती जा रही है। ये मसला तो थोड़ा समझ नहीं आता है। इसका एक और भी जीडीपी का आंकड़ा आया है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2004 और 2013 यानी कि जो पूरा का पूरा मनमोहन सिंह का टाइम था तब 25% था और 2016 और 2019 में ये 22% ही रह गया। ये भी देखिए समस्या। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस इंडेक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, कुछ लफड़ा किया गया, कुछ ऊपर नीचे किया गया, हो सकता है। बहुत सारी एक इंडिपेंडेंट सर्वेस जो है, अब उन्होंने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है। उनका कहना है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ख़राब हैं और ये इंडेक्स शुरू से ही डेंजरस है। अब तो खैर ये आना ही बंद हो गया है। इनका कहना है कि इस इंडेक्स के अंदर लेबर प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स शामिल ही नहीं हैं। अब कमाल की बात यह है कि आज की दुनिया में जब इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है और उनमें ये दो इश्यूज़, एक लेबर के और दूसरे एनवायरनमेंट के, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंक्लूड ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो इंडेक्स ही फॉल्टी है। और इसी के लिए इंडिया में अब क्या हो गया कि अब स्टेट्स को भी नापा जाने लगा है और कई राज्यों ने इसका तोड़ निकाल लिया। उत्तर प्रदेश जो कि बेसिकली लेबर में, बिजली में, सड़क में, कम्युनिकेशन में पिछड़ा हुआ है, उसने गवर्नमेंट के नए पैरामीटर के हिसाब से 2nd प्लेस हासिल कर लिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। आप सोचेंगे मैनिपुलेशन किस हद तक हो सकता है और नीति आयोग मैनिपुलेशन कर रहा है। और देखा जाए तो हमारे जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो कागज़ पे दिखाया जा रहा है। अब कागज़ पे देखें तो भारत में लेबर की कॉस्ट कम नज़र आती है, लेकिन जब इंडिया की प्रोडक्टिविटी की बात करो तो हम तो दुनिया में, हमारी प्रोडक्टिविटी तो एक आम कोरियन या चाइनीज़ या वियतनामीज़ जो वर्कर है उसके मुकाबले 20-25% है सिर्फ। और ऊपर से जितनी भी हमारी टोटल जो लेबर फोर्स है उसमें सिर्फ 4% स्किल्ड हैं, बाकी 95% 96% तो अनस्किल्ड हैं। अब यहाँ पर यह भी है कि 10 से कम अगर आपके लेबर्स हैं तो फिर आपको कोई चेक नहीं कर सकता है और 70% कंपनियाँ ऐसी हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पे लैंड खरीदना मतलब इतना ज़्यादा महंगा है, इतना कॉस्टली है कि आप जितना मर्जी पैसा लगा लो फैक्ट्री तो आप बाद में लगाओगे, लैंड ही नहीं खरीद पाओगे। अभी मोदी सरकार ने कहा था कि हम आके इस मसले को सॉल्व करेंगे, लेकिन ज़मीन इतनी महंगी, आप क्या करो? पूंजी की लागत बहुत बढ़ी हुई है। अब बैंकिंग तंत्र जो है, जो बैंक्स हैं, वहाँ से जो लोन मिलता है वो इतना महंगा है कि आप उससे डील ही नहीं कर पाते। 9, 10, 12, 14% पे ये लोन देते हैं बैंक के इंडस्ट्री के लिए। तो इसका एक क्या कहते हैं, एक एक्सटेंट होता है जिसको इंडिया में 500 बेस क्या एक्सटेंशन कह सकते हैं। अब ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है, जो कि बहुत बुरा है। बांग्लादेश में 350-400 है, अच्छा है। थाईलैंड में 320 है, वियतनाम में 250 है, मलेशिया में 150-200 है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये। इसके अलावा इंडिया में जो फंसा हुआ कर्ज है, जो कि पैसे जाके बैंक में और ले लेते हैं लोग, वापस करते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो लोन है जीडीपी का करीब 50% पर अटका है, जबकि वियतनाम, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड में लोन टू द जीडीपी 100% है। तो भारत इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है। दूसरी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। यहाँ पर एक जगह से अगर किसी जगह से पोर्ट तक पहुँचना हो 7 डेज़ लग जाते हैं। आप सोचिए, चाइना के अंदर पोर्ट तक पहुँचने में 1 डे लगता है, वियतनाम में 1 डे लगता है और यहाँ पे 7 दिन लगते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है इंडस्ट्री के लिए, जबकि चाइना वगैरह में, वियतनाम में काफ़ी सस्ती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी सस्ती हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्यों आएगा? दूसरी बात, चाइना के मुकाबले भारत में पेट्रोल
20% महंगा है। चाइना के मुकाबले इंडिया में पेट्रोल 20% अप है और डीजल 50% महंगा है। आप सोचो कि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हो सकता है जब आप इतना ज़्यादा टैक्सेस डीजल के अंदर से ले रहे हैं। तो इतना होने के बाद जब आप सोचते हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो ज़मीन पे देखोगे आप कुछ कर नहीं पाते हो। अब उसके बाद वो कहते हैं इंडिया आईटी, एक एग्जांपल दिया जाता है इस आर्टिकल के अंदर जो बिजनेस स्टैंडर्ड जिसको मैं दे रहा हूँ आपको, कि आईटी में इंडिया बहुत आगे है। लेकिन मुसीबत है कि इंडिया की जो रीच है टोटल इंडिया के अंदर वो आईटी की 55% है, और इंडिया की जो रीच है उससे पाकिस्तान के बराबर नहीं है। पाकिस्तान की रीच उससे ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा है। चीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया तो बस पूछो मत, बहुत ही आगे हैं वो तो। और आप सोचिए कि इंडिया जो है बेसिकली जो इवन ब्रॉडबैंड या मोबाइल की स्पीड है उसमें बहुत नीचे है इस टाइम, 100 से भी नीचे है, 125 पे आता है करीब कहीं ना कहीं। तो ये चक्कर क्या हो गया, ऊपर से फिर कस्टम ड्यूटी इंडिया ने इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की हुई कि हम सारी की सारी अनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं। एक $30 अरब की 30 एक PLI योजना है जारी की गई तो 12 इंडस्ट्री को, ताकि नया निवेश है, नया इन्वेस्टमेंट मिल सके। पर मुसीबत ये है कि ये इस किस्म के इंसेंटिव छोटे टर्म में तो आपको लगता है कामयाब कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं करते हैं, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो और तो और फेल ही हो जाएंगे। तो देश को इस टाइम में अगर 6 से 7% की वृद्धि की ज़रूरत है तो फिर आपको बहुत कुछ करना होगा, लेबर में, लैंड में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वाटर में। अगर वो नहीं है तो फिर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आप मैनिपुलेट करके जो मर्जी कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आपका।